सुप्रभात बच्चों। माटे वाली 4 प्रश्न हम कर चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं। आगे के प्रश्न देखें। माटे वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखो बेटा, माटे वाली पर तरस खाकर टेहरी गांव की महिलाएं उसको रात की बची हुई बासी रोटियां दे देती थी और साग सब्जी भी दे देती थी कभी कभार। और जब वह चाय के समय पर पहुंच जाती थी तो उसको चाय भी दे देती थी। तो यह सब उसकी जो गरीबी थी कि वह कितनी मजबूर है और उसका पति भी असहाय है, यह सब सोचकर उस पर तरस खाकर वो महिलाएं उसको दे दिया करती थी। और वह माटे वाले उनमें से कुछ रोटियों को स्वयं खा लेती थी और कुछ को अपने बीमार पति के लिए घर पर ले जाया करती थी। और जब उसको 2-3 रोटियां मिल जाती थी तो वह उन रोटियों का हिसाब लगाती थी कि कितनी रोटी वह अपने पति के लिए रखेगी और कितनी रोटी वह स्वयं खाएगी। और जब पति की रखने के पश्चात बच जाएंगी तो ही वह खा पाएगी। देखो बेटा, वह सुबह से सायंकाल तक दौड़ धूप में लगी रहती थी, इतना परिश्रम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको 2 वक्त की रोटियों का भी मतलब जुगाड़ प्रबंध नहीं कर पाते थे। तो यह उसकी गरीबी थी, विवशता उसकी मजबूरी की ओर संकेत है कि वह कितनी गरीब थी और कैसे वह रोटियों का आकलन लगाती रहती थी। आज माटे वाली को बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। वो मतलब ऐसा स्वयं कह रही है, आज माटे वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटे वाली के हृदय के भावों को व्यक्त करो। यानी कि आमतौर पर माटे वाली अपने बूढ़े पति के लिए रूखी सूखी रोटियां लेकर जाती थी और वह उन रोटियों को खुशी खुशी खा लेता था, बिना कोई शिकायत किए खा लेता था। और उसको ऐसे रूखी सूखी रोटी खाते हुए देखकर माटे वाली को बहुत दुख होता था। उसका हृदय दुखी हो जाता था, व्यथित होता था। बीमार पति कैसे रूखी सूखी रोटियां खा रहा है। लेकिन वह क्या करे बेचारी, वह भी मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। बेबस बेचारी मन में सोच कर रह जाती थी। और वो क्या कर रही है, आज वो क्या कह रही है यहाँ पर कि हमेशा तो वो रूखी सूखी रोटी खाता था, लेकिन आज माटी बेचकर उसको थोड़े बहुत पैसे प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते थे उसको पैसे कि वो प्रतिदिन साग सब्जी लेकर जाए। उसको आज थोड़े बहुत पैसे प्राप्त हुए हैं और वह यह सोचती हुई जा रही है कि आज वह बूढ़े को कोरी सूखी रोटियां खाने के लिए नहीं देगी, बल्कि वह इन पैसों से पाव भर प्याज खरीदेगी और उनको तलकर वह उसके साथ देगी ताकि वह आज आनंद के साथ रोटी खा सके। तो वह ऐसा सोच रही है। तो यह किसकी ओर संकेत है बेटा? वो पति परायणा स्त्री है और पति से प्रेम करने वाली है और वह चाहती है कि वह भी अपने पति को खुशियां देना चाहती है किसी तरह से। और वह ये चाहती है कि वो भी आज कम से कम आज तो वह अपनी तरफ से मतलब वो कोशिश करती है अपने पति को अच्छा देने की, खिलाने की। तो यहाँ पर कैसे भाव आए हैं, उसके हृदय के कैसे भाव हैं, पति के प्रति आदर के भाव हैं, प्रेम के भाव हैं कि वह अपने पति से कितना प्रेम स्नेह रखती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जब वह माटी बेचकर अपने घर की ओर लौट रही है तो घर पहुंचकर वह क्या देखती है कि उसका पति मर चुका होता है और उधर से टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया जाता है, जिससे टेहरी नगर डूबने लगता है। सभी घर खाली करके जा रहे हैं और शमशान घाट भी पानी से डूब जाते हैं। तो इस वक्त माटी वाली के सामने
अब जो पुनर्वास अधिकारी होते हैं बेटा, वो उन मतलब जिनके पास जमीन जायदाद के प्रमाण पत्र होते हैं तो वो उनको दूसरी जगह पर विस्थापित कर देते हैं। अब बूढ़ी स्त्री के पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उसकी अपनी ज़मीन जायदाद नहीं है, तो उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण पत्र कागज नहीं है, तो उसके सामने बहुत ही विकट समस्या खड़ी हो जाती है। अब उसके सामने एक नहीं दो समस्याएं हैं। एक तो आवास की समस्या है कि वह इस उम्र में इस शहर को छोड़कर नई जगह पर कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, यानी कि रोजी रोटी की भी समस्या है, रहने की भी समस्या है। और दूसरी मुख्य समस्या क्या है, शमशान घाट डूब चुके हैं, तो वह अपने पति का दाह संस्कार कैसे करेगी। तब वह अत्यंत दुखी है, इस वक्त वह व्यथित है, हताश, निराश, अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी आने जाने वालों से बुदबुदा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। देखो बेटा, गरीब आदमी वैसे ही क्या होता है उसकी, मतलब वो जिंदा लाश की तरह ही होता है, न कोई उमंग होती है, न उनकी इच्छाएं पूरी हो पाती हैं, न किसी प्रकार के कोई अरमान होते हैं, यानी कि जिंदगी को ढो रहे होते हैं, वो जी नहीं रहे होते, जिंदगी ढो रहे होते हैं। तो जितने जी नारकीय जीवन होता है उनका, तो कम से कम मरने के पश्चात तो 2 गज जमीन मिलनी ही चाहिए। तो इस वक्त वो 2 गज जमीन भी नहीं मिल पा रही है। तभी वह कहती है कि गरीब आदमी का कभी शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, उसका बसेरा नहीं उजड़ना चाहिए, अन्यथा वह क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। तो यह एक विचारणीय तथ्य बना हुआ है हम सब के लिए। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखो। विस्थापन यानी कि देखो, हमारे देश का, व्यक्ति का, समाज का विकास हो रहा है, और विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है बेटा, सड़कों की, पानी की, बिजली की। और जहाँ पर ये सड़कें बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं, यानी कि ये परियोजनाएं जहाँ पर स्थापित की जाती हैं, वहाँ की ज़मीन को सरकार अधिग्रहित कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। और उसके बदले में उनको, जिनकी ज़मीन है वो, उनको अन्यत्र स्थान दे दिया जाता है। तो आप ही बताएं बेटा, क्या दूसरी जगह पर ज़मीन देने मात्र से समस्या हल हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जिस जगह पर वो इतने लंबे अरसे से रह रहे हैं उसके प्रति उनका लगाव होता है, और उनका वहाँ पर व्यवसाय जुड़ा होता है इतने लंबे समय से। तो एक नई जगह पर ऐसे एकदम से चले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अब वो जो सरकारी आदेश हैं, इनकी अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी पुरखों की ज़मीन जायदाद को छोड़ना, उस जगह को छोड़ना, उस घर को छोड़ना उनके लिए बहुत ही कष्टकर होता है। और कई बार तो क्या होता है कि जो इस कष्टों से गुजरते हैं वो मतलब विक्षिप्त से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, दुखों की वजह से, अपनों की यादों की वजह से, और कुछ मर भी जाते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या किन लोगों को आती है बेटा? गरीब बेसहारा लोगों को आती है, जो किसी जगह पर रह तो रहे हैं लंबे समय से, लेकिन वो उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, उस ज़मीन को लेकर उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। तो उनको वह ज़मीन, उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उनके लिए विकट समस्या आ जाती है कि वो नई जगह पर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। तो ये सब ऐसी विषम परिस्थिति उन लोगों को, गरीब बेसहारा लोगों को झेलनी पड़ती है। तो ये प्रश्न और हैं, इनको और आप कर लीजिए। धन्यवाद।